छुट्टियों में मैं मॉल में सेंटा की नौकरी करता हूँ। जितना आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है ये। वैसे मैं मॉल में सेंटा बनने के लिए काफी कम उम्र का हूँ, पर उसका सिर्फ ये मतलब है कि मैं बाकियों से थोड़ा ज्यादा चुस्त हूँ और थोड़ा सा मेकअप मुझे मॉल में घूम रहे बाकी सेंटास जितना ही अच्छा दिखने में मदद कर देता है। एक बारी बाकी दर्जनों बच्चों की तरह मेरी गोद में एक जान पहचान की दिखने वाली लड़की आकर बैठी, जैसे सभी बच्चे उस दिन कर रहे थे। मैंने पहले भी उसे इस मॉल में बहुत बार देखा था, जब मैं खुद इस मॉल में किसी शॉपिंग के लिए आया जाया करता था। वो लड़की मॉल में काम करने वाली इकलौती रिसेप्शनिस्ट की बेटी थी, जो मेरी जगह से बस एक माले ही ऊपर थी, इसलिए मैंने उसे अपनी मॉम से मिलने आते हुए देखा था। वो लड़की बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती थी, सुनहरे बालों वाली और ऐसी नीली आंखें जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक आदर्श परी जैसी दिखती थी अगर उसके चेहरे पर बैंडेड ना होती। हेलो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? शार्लेट, पर मेरे दोस्त मुझे चार्ली बुलाते हैं। ओके, तो चार्ली, तुम्हें इस क्रिसमस पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेरी मॉम ने मुझसे वादा किया है कि वो आज मेरे साथ मूवी देखेंगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी मॉम तो बहुत अच्छी हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस साल एक अच्छी बच्ची बनकर रहोगी। हाँ हाँ बिल्कुल, पर मेरे पड़ोस के बाकी बच्चों के लिए मैं ऐसे नहीं कह सकती। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरे पड़ोस में एक ऐसा लड़का है जो हमेशा मेरी टांग खींचता रहता है। उसे लगता है कि वो सबसे बेहतर है क्योंकि वो हमारी गली के सबसे बड़े घर में रहता है। वो हमेशा मुझे तंग करता है जब भी मैं उसके घर के पास से निकलती हूँ। कल तो उसने मुझे पत्थर भी मारा और मैं जमीन पर गिर गई। क्या इसलिए तुम्हारे चेहरे पर ये बैंडेड लगा है? हाँ, पर अब इस पर और दर्द नहीं होता। पर मेरी इच्छा है कि वो मुझे तंग करना बंद कर दे। ओह हाँ, ऐसा जरूर होगा। अगर तुम क्रिसमस के जादू पर विश्वास करती हो, सेंटा ध्यान रखेंगे कि अब वो बच्चा तुम्हें और तंग ना करे। क्या सच में? सच में, मैं वादा करता हूँ। चार्ली की मॉम थोड़ी देर बाद उसे लेने आ गई। मैंने उसे बाय कहा और उसने पलटकर मॉल से बाहर निकलते हुए मुझे बाय कहा। अगले साल फिर मैं मॉल में सेंटा क्लॉस बनकर बच्चों के बीच आ गया, जब चार्ली मेरे पास आई। ओह हेलो चार्ली, बहुत वक्त हो गया मिले हुए, है ना? मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ। तुम्हारा क्रिसमस का जादू काम कर गया। मुझे सुनकर खुशी हुई। वो लड़का कैसा है जो तुम्हें पिछले साल परेशान किया करता था? मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे पिछले क्रिसमस नहीं देखा है। वो स्कूल भी नहीं आता। ओह, तो ऐसी बात है। मुझे लगता है कि उसे समझ आ गया है कि अगर वो इसी तरह शैतानी करता रहा तो सेंटा उसे तोहफा नहीं देगा। तो तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, पर स्कूल में एक टीचर है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं चार्ली, टीचर कठोर हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप सीखो और आगे बढ़ो। अरे मैं जानती हूँ ये बात, पर वो जब मेरे साथ अकेले होते हैं तो बहुत अजीब लगता है। वो मुझे ऐसी जगहों पर छूते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम किसी को बताना मत। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। ओह, तो ये बात है। तुम घबराओ मत चार्ली, तुम्हारा राज सेंटा के पास सुरक्षित है। बस तुम क्रिसमस के जादू पर भरोसा रखो और सब ठीक हो जाएगा। सेंटा इस बात का ध्यान रखेगा। क्या सच में? हाँ सच में। एक साल बाद मैंने चार्ली को अपनी मॉम के साथ एक बार फिर क्रिसमस पर मॉल आते देखा। उसकी मॉम उस रात काम नहीं कर रही थी, पर उसने अपनी बेटी को मॉल में आकर घूमने की आजादी दी और वो खुद घर का सामान लेने के लिए स्टोर में चली गई। वो कुछ दूरी पर थी, पर मुझे लगता है कि जब वो मॉल में अंदर आई तब मैंने देखा कि चार्ली की मॉम की आंखें काली थीं। चार्ली भागते हुए मेरे पास आई और मेरी गोद में आकर बैठ गई, जैसे वो पिछले 2 साल से कर रही थी। पर पिछली 2 बार की तरह जब मैं उससे मिला था, इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वो कुछ परेशान लग रही थी और कुछ इस तरह बर्ताव कर रही थी जैसे उसकी उम्र के बच्चे नहीं करते। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है चार्ली? सेंटा, क्या मैं इस साल क्रिसमस का जादू किसी और की मदद करने में इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो वो कौन है जिसकी मदद तुम करना चाहती हो? मेरी मॉम। पिछले साल उन्होंने शादी कर ली, पर मुझे उनका नया हस्बैंड अच्छा नहीं लगता। और ऐसा क्यों है? वो उन्हें मारता है जब उन्हें लगता है कि मैं नहीं देख रही, पर मुझे सब सुनाई देता है।
मेरी मॉम इस बारे में बात नहीं करती और मुझे उनकी चिंता होती है। क्या क्रिसमस का जादू उन्हें मेरी मॉम को मारने से रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, अगर तुम्हें उस पर इतना विश्वास है तो। क्या सच में? हाँ, सच में। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी मुस्कान वापस आ गई। मैं खुश था। उसके चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती थी, परेशानी से तो कई ज्यादा। बाकी दिन ठीक रहा। मैंने काफी सारे और बच्चों को मजा करवाया, जबकि मेरे दिमाग में सिर्फ चार्ली का ही ख्याल था। दिन के अंत में मैं अपनी कार में बैठा। मैं अभी अपने सेंटा क्लॉज वाले कपड़ों में था और चार्ली के घर की तरफ जाने लगा। उसने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो और उसकी मॉम कहाँ रहती है, पर इस बारे में जानना बहुत आसान था। मैंने अपनी कार साइड पर लगाई और बेडरूम की लाइट्स बंद होने का इंतजार किया। मैं जानता था कि यह मेरी अभी तक की दी हुई सबसे मुश्किल विश थी, इसलिए मैं सावधान रहना चाहता था। जैसे ही लाइट्स बंद हुई, मैंने अपनी सेंटा के कपड़ों को उतारा। वो मुझे कुछ ज्यादा ही मोटा कर देते हैं, और घर की तरफ चलने लगा। मैं घर की खिड़कियों और दीवारों की मदद से चढ़ने लगा। मैं ज्यादा लंबा नहीं था और जल्द ही ऊपर पहुंच गया। एक असली सेंटा क्लॉज की तरह मैं चिमनी के रास्ते से घर के अंदर घुसा। वो बहुत ही मुश्किल था, पर मैंने एक लंबी सांस ली और निकल पड़ा। जब मैं नीचे आया तो मैं एक अंधेरे कमरे में आ पहुंचा। उस कमरे में सिर्फ टीवी की मदद से थोड़ी रोशनी थी, जिस पर कोई पुराना क्रिसमस का गाना चल रहा था, और उसके सामने रखे सोफे पर एक आदमी लेटा हुआ था जो मुझे लग रहा था कि चार्ली का स्टेप फादर था। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लगा था कि मुझे अब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक यह आदमी बाथरूम जाने के लिए ना उठता, ताकि मैं उससे आमने सामने बात कर सकूं। लेकिन वो तो मेरे सामने ही था, मेरे सामने सोया हुआ, जैसे कोई सुंदर तोहफा पैक करके पड़ा। मैं धीरे से उस सोए हुए आदमी की तरफ गया, उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और एक छोटे चाकू से उसका गला काट दिया। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर मैंने बड़े ही प्यार से अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर दबा दिया ताकि कोई आवाज बाहर ना आ सके। उसके गले से खून निकलने लगा और जो खून मेरे ऊपर आया वो मेरे सेंटा के लाल कपड़ों में घुल गया। मुझे चार्ली की मॉम से शादी करने में कोई एतराज नहीं, पर मुझे बुरा लगेगा अगर वो इस जैसे आदमी के साथ रहेगी तो। चार्ली नहीं जानती थी और शायद उसकी मॉम भी नहीं जानती होगी, पर चार्ली का असली डैड मैं था। चार्ली तब पैदा हुई जब सालों पहले मैंने और उसकी मॉम ने ऑफिस की क्रिसमस पार्टी वाली रात एक साथ गुजारी थी। हालांकि मैं ही एक अच्छा इंसान हूं जिसे वो सब याद है। मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उसकी मॉम को कभी नहीं बताया कि चार्ली का डैड मैं हूं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी क्रिसमस विशेस पूरी कर दूं। 2 साल पहले मैंने उसे परेशान कर रहे लड़के को मारकर पार्क में दफना दिया। पिछले साल मैंने उसके टीचर को तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसकी लाश नदी में फेंक दी। और इस साल मैं एक चोर बनकर उसकी मॉम को एक बुरे हस्बैंड से मुक्ति दिला रहा हूं। मैं चार्ली की जिंदगी का हिस्सा तो नहीं बन सकता, पर कभी कभी साल के जादुई समय में मैं उसे क्रिसमस के नाम पर कोई तोहफा तो दे ही सकता हूं। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। दिसंबर 24, 2008 को ऑर्टेगा फैमिली ने अपने 5 बच्चों और उनके परिवार को अपने घर कोविना, कैलिफोर्निया में बुलाया। उनका घर लॉस एंजलिस से 22 मील पूर्व में एक शांत और कम अपराध वाली जगह पर था। मिस्टर जोसेफ ऑर्टेगा और मिसेस एलिस ऑर्टेगा को बाकी सभी त्योहारों में से क्रिसमस का त्योहार सबसे ज्यादा पसंद था। यह साल का उनका पसंदीदा समय था, क्योंकि इस दिन परिवार के सभी लोग इकट्ठे होते थे और एक दूसरे से मिलते थे। उनके 2 बेटे थे, जेम्स एंड चार्ल्स, और 3 बेटियां, लेटिसिया, एलिसिया और सिल्विया। क्रिसमस की उस शाम पूरे परिवार ने मिलकर ताश खेली और सभी लोग बहुत मजे कर रहे थे। पर उनकी छुट्टियों के इस उत्साह के बीच घर की घंटी बजी। आगे जो सामने हुआ वो अविश्वसनीय रूप में भयंकर था। घंटी की आवाज सुनते ही ऑर्टेगा परिवार की 8 साल की पोती कैटरीना खुशी से चिल्लाई, ये जरूर सैंटा होगा। 20 से 25 मेहमानों से भरे घर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के उस ओर कौन इंतजार कर रहा है। जैसे ही कैटरीना ने दरवाजा खोला, उसने एक आदमी को देखा जिसने सैंटा की पोशाक पहनी हुई थी।
और उसके हाथ में बहुत सारे तोहफे थे। हर मासूम बच्चे की तरह वो सैंटा का स्वागत करने आगे बढ़ी, पर उस आदमी ने एक तोहफे से बंदूक निकालकर कैटरीना को गोली मार दी। जैसे ही उसकी बॉडी गोली खाकर जमीन पर गिरी, उसमें से खून निकलने लगा और गोली की आवाज ने पूरे परिवार में दहशत फैला दी। जैसे ही सबको इस बात का एहसास हुआ कि पार्टी में एक सरफिरा आ गया है, सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो आदमी जो सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनकर आया था, उसने दूसरे तोहफे से एक और बंदूक निकाली और पार्टी में आए सभी लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों के इस्तेमाल के बाद उस आदमी ने तीसरे तोहफे से एक कंप्रेसर निकाला और घर में गैसोलीन स्प्रे कर दी ताकि वो घर को आग लगा सके। इस हादसे में 9 लोग मारे गए, कुछ गोली लगने की वजह से और कुछ जलने की वजह से, और 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। कैटरीना को चेहरे पर गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी जान तो नहीं गई और उसके गहरे जख्म हो गए। एक 16 साल की लड़की को कमर पर गोली लगी, पर उसकी जान बच गई। और एक 20 साल की औरत की टांग टूट गई क्योंकि वो दूसरे माले की खिड़की से अपनी जान बचाने के लिए कूद गई थी। पड़ोस से किसी ने 911 पर कॉल किया और उन्हें कहा, जल्दी आए, कोई उनका घर जला रहा है। फायर डिपार्टमेंट से लोगों को ओर्टेगास के घर के लिए रवाना किया गया, पर 911 के पास उनसे संबंधित फोन आने बंद नहीं हुए। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने उस घर से गोलियों की आवाज आती भी सुनी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो बुरा हाल हो चुका था। एक लेफ्टिनेंट ने यह तक कहा कि अगर मैं बयान करने पे आऊं तो इसे सर्वनाश का नाम देना सबसे सटीक रहेगा। पुलिस ओर्टेगा परिवार के सिर्फ एक सदस्य का ही पता लगा पाई थी, उनकी बेटी लेटिसिया। वो उस दिन अपने पति और बेटी कैटरीना के साथ आग से बचकर भागने में कामयाब होकर पड़ोस के घर छुप गई थी। जब पुलिस को बताया गया कि क्या हुआ था, वो हैरान रह गए। कोई अचानक ओर्टेगा के घर सैंटा की पोशाक पहनकर आया और गोलियां चलाने लगा। इस हादसे की तहकीकात के बीच पुलिस को किसी पड़ोसी से जानकारी मिली। उन्होंने उस रात 11:45 पर एक आदमी को बड़ी ही तेजी से उनकी गली से गाड़ी निकालते हुए देखा। पुलिस ने उस संदिग्ध गाड़ी को ढूंढने के बारे में सभी जगह इत्तला कर दिया और फिर से ओर्टेगास के घर हुए हादसे के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। जली हुई बॉडीज की पहचान हुई और पता चला कि वो ओर्टेगा परिवार के खोए हुए सदस्य थे। उस शाम कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हुई थी और सभी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने इस भयानक हादसे को अंजाम दिया और क्यों। जब पुलिस इस क्रूर हत्या की तहकीकात में व्यस्त थी, एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उसने एक आदमी को सैंटा की पोशाक पहने ओर्टेगा के घर में आग लगाने से पहले वहां से बाहर भागते हुए देखा था। इससे पहले कि पुलिस इस बात पर कोई भी कदम उठा पाती, उन्हें एक और फोन आया। सिलमार में ओर्टेगा के घर से 30 मील दूर आदमी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो बाद में पता चला कि इस आदमी ने खुद को जिस बंदूक से गोली मारी थी वो वही थी जिससे ओर्टेगा के परिवार को भी मारा गया था। इस आदमी का नाम ब्रूस जेफरी पार्डो था। इसने सिलमार में अपने भाई के घर खुद को गोली मारी जिस रात उसके घर पर कोई नहीं था, और उसी रात जब ओर्टेगा के परिवार के साथ वो हादसा हुआ था। ब्रूस के बारे में जानकारी निकालने पर पुलिस को पता चला कि वो सिल्विया, मिसेस ओर्टेगा का पहला पति था। 18 दिसंबर 2008 को सिल्विया ने ब्रूस से तलाक ले लिया, क्रिसमस की छुट्टियों से कुछ ही दिन पहले। 24 दिसंबर की रात 11:30 बजे ब्रूस ने सैंटा की पोशाक पहनकर ओर्टेगा के घर की घंटी बजाई। घर लगभग 25 मेहमानों से भरा था। ब्रूस के हाथ में क्रिसमस के तोहफे थे, जिसमें एक कंप्रेसर था जिसके अंदर गैसोलीन थी और कम से कम 4 9mm की सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स। गोलियां चलाने और आग लगाने के बाद पार्डो ने सादे कपड़े पहने और किराए की ली हुई गाड़ी से अपने भाई के घर सिलमार चला गया। ओर्टेगा के घर से मिली लाशों पर ऑटोप्सी की गई, जिसमें पता चला कि पीड़ितों को कम से कम एक बार उसी 9mm हैंडगन से गोली मारी गई। क्रिसमस के दिन पुलिस ने लेटिसिया से पूछताछ की। उसने बताया कि सैंटा क्लॉज की पोशाक, दाढ़ी और टोपी के बावजूद वो पहचानती थी कि वो उसकी बहन सिल्विया का पहला पति ब्रूस था। पुलिस फिर सिलमार गई, जहां उन्हें ब्रूस मरा हुआ मिला। उन्होंने फिर उसकी गाड़ी की तलाशी ली और उन्हें पता चला कि यह वही गाड़ी थी जो पड़ोसियों ने ओर्टेगा के घर के पास से निकलती हुई देखी थी। गाड़ी के अंदर पुलिस को सैंटा की पोशाक और बहुत सारा गोला बारूद मिला। सैंटा की पोशाक को हटाने के बाद गाड़ी भी फटने के लिए फंसी हुई थी और जैसे ही पोशाक हटाई गई, गाड़ी में धमाका हुआ, पर भाग्य से कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही ब्रूस की ऑटोप्सी हुई, तहकीकात में आया कि ब्रूस ने आत्महत्या ही की थी और कोई और हत्यारा नहीं था। ऑटोप्सी में यह भी आया कि ब्रूस के हाथ बुरी तरह से जले हुए थे
और सेंटा पैंट का कुछ हिस्सा उसकी टांग में पिघल गया था। पुलिस को लगता है कि पहले ब्रूस का इरादा खुद को मारने का नहीं था, क्योंकि उसने कोई खत नहीं छोड़ा था। इसी दौरान पुलिस को एक और संदिग्ध गाड़ी के बारे में फोन आया, जो एक आदमी के घर के बाहर खड़ी थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता लगा कि वो गाड़ी ब्रूस ने किराए पर ली थी। हालांकि इस गाड़ी में कोई हेराफेरी नहीं थी, पर उसमें कुछ चीजें पाई गई, जैसे कि कंप्यूटर, कपड़े, पानी, खाना, यूएस और मेक्सिको का नक्शा। इससे पता चलता है कि क्रिसमस की शाम सबको मारने के बाद ब्रूस मेक्सिको भागने की तैयारी कर रहा था। जिस गाड़ी से ब्रूस भागने वाला था वो सिल्विया के तलाक के वकील स्कॉट नॉर्ड के घर से सिर्फ 500 फीट की दूरी पर पार्क की गई थी। पुलिस का मानना था कि ब्रूस ने स्कॉट को मारने की भी योजना बनाई होगी, जिसने उनकी कुछ हद तक तलाक की कार्रवाई की थी। जून 2008 में ब्रूस को कोर्ट ने सिल्विया को हर महीने $1785 का समर्थन देने को कहा था। दिसंबर में जब उनका तलाक हुआ तब यह समर्थन भी खत्म हो गया और तब तक ब्रूस की नौकरी भी जा चुकी थी। 2008 जुलाई में ब्रूस के मालिक को पता चला कि वो ग्राहकों से धोखेबाजी करके उस काम के पैसे ले रहा था जो वो नहीं करता था, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। खबरों में आया कि ब्रूस अपने तलाक से बिखर गया और वो उसके बदले का कारण बना। ब्रूस सिल्विया से बदला लेने की योजना बनाने लगा जब उसे ये एहसास हुआ कि वो अपनी पत्नी को सिर्फ मारेगा ही नहीं बल्कि उन सबको भी खत्म कर देगा जिनसे उसे प्यार है। क्रिसमस की उस रात जब ब्रूस ने सबको मारा, वो कंप्रेसर में 18 गैलन गैसोलीन भरकर लाया था। जैसे ही उसकी गोलियां खत्म हुई, उसने वो गैस पूरे घर में छिड़कानी शुरू कर दी। पर ब्रूस नहीं जानता था कि घर में एक गैस स्टोव खुला हुआ था, जिसकी वजह से धमाका हुआ और वो भी जल गया। स्कॉट को मारने के बजाय ब्रूस अपने भाई के घर चला गया, जहां उसने खुद को भी मार लिया क्योंकि वो बुरी तरह जल चुका था। ब्रूस के पड़ोसी ने कहा, मुझे आश्चर्य होता है ये सोचकर कि अगर उस रात ब्रूस नहीं जला होता तो इस कहानी का अंत क्या होता। 2016 में लेटिसिया ने एक पब्लिक स्पीकिंग में कहा, जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ आने वाले वक्त के बारे में सोच सकती हूं। ये उसने किया है, बस मैं उसे उसकी बुराई की वजह से खुद को और तकलीफ लेने की अनुमति नहीं दूंगी। आप नहीं चाहते कि वो गुस्सा आपके अंदर रहे और दिन भर दिन बढ़े, जैसे कि उस राक्षस के साथ हुआ। इस बदनाम हादसे को कोविना हत्याकांड का नाम दिया गया, जिसने क्रिसमस के अच्छे मौके पर पूरे देश को हिला दिया। कोई नहीं जानता कि इस सेंटा क्लॉज की पोशाक में एक आदमी कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा प्रलय लेकर आएगा। बहुत से लोगों को यह कहने को नहीं मिलता है, लेकिन किसी कत्ल का चश्मदीद गवाह होना एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है। हर साल क्रिसमस से पहले मेरे अंदर एक डर बढ़ने लगता है, सेंटा क्लॉज। शायद आप हंस रहे होंगे, पर क्रिसमस के वक्त जब भी सेंटा क्लॉज के भेष में कोई आदमी मेरे पास आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं 13 साल की थी। मैं क्रिसमस की छुट्टियों पर अपने अंकल के घर रहने गई थी, जो उस समय अटलांटा में रहते थे। हाल ही में मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स हुआ था और उनमें से किसी एक के साथ क्रिसमस पर रहने से बेहतर मैं दोनों के साथ ना रहने का फैसला करती हूँ। सच कहूं तो मैं उनकी नाकाम शादी से कुछ वक्त के लिए दूर रहना चाहती थी। मेरे अंकल मार्क ने मेरे डैड से कहा कि वो मेरा ख्याल रख सकते हैं और मैंने भी अपने पेरेंट्स से अनुरोध किया कि वो मुझे जाने दें। वो मान गए और क्रिसमस से एक हफ्ते पहले मैं अपने अंकल के साथ चली गई। उनका 2 मंजिला घर एक सुरक्षित जगह पर था। पास के सभी घर क्रिसमस की सजावट से सजे हुए थे। मेरे अंकल और मैंने मॉल जाकर हमारे घर के लिए कुछ सजावट का सामान लाने के बारे में सोचा। मॉल लोगों से भरा हुआ था और कुछ लोग एल्व्स और सेंटा बनकर अभी से बच्चे को कैंडीज बांट रहे थे। मैं मॉल में घूम रहे लोगों को देख रही थी जब मेरे अंकल वाइन लेने गए। सभी लोगों को क्रिसमस की खुशी में मजे करते देख मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कुछ 10 मिनट हुए थे जब मेरी नजर मॉल के बीचों बीच खड़े एक आदमी पर गई जिसने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए थे। वो एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी था, इसलिए मेरी नजर पहली बार में ही उस पर गई। उस आदमी के हाथ में हर्शीज कैंडी से भरी एक पकेट थी। उसके पास मॉल के बाकी सेंटा से ज्यादा कैंडीज थी। मुझे भी कैंडीज खाने का मन कर गया और इसलिए मैं उसके पास गई। मुझे उम्मीद थी कि मुझे काफी कैंडीज मिल जाएंगी, पर उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर घूरा और कहा, क्या तुम सेंटा से फ्री कैंडीज मांगने के लिए थोड़ी बड़ी नहीं हो? उसकी मतलबी बात ने मेरा दिल दुखा दिया और अपने आत्मसम्मान की खातिर मैं मुड़ी और गुस्से से लौट गई। मुझे उसकी बात से अपमान महसूस हुआ, पर मैंने उसके बारे में अपने अंकल को कुछ नहीं बताया। जितनी देर मैं मॉल में थी मैंने उस पर ध्यान दिया और देखा कि वो हर बच्चे से मतलबी था। वो सबको बहुत ही कम कैंडीज दे रहा था।
और उसने बड़ी कैंडीज किसी को दी ही नहीं। मैंने इतना मतलबी सैंटा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस आदमी के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हम घर लौट आए और घर को सजाने लगे। मेरे अंकल ने पहले से ही क्रिसमस ट्री अपने लिविंग रूम में रखा हुआ था। हम दोनों ने अपने लिए हॉट चॉकलेट बनाया और उसे सजाने में लग गए। अपने पेरेंट्स के साथ एक मुश्किल वक्त गुजारने के बाद मैं आखिरकार किसी अपने के साथ अच्छा वक्त बिता रही थी। अगले कुछ दिनों तक मैं पड़ोस के बच्चों के साथ खेली। तकरीबन सभी मुझे पहचानने लगे थे। क्रिसमस की दोपहर के दिन मैं पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी जब उनमें से किसी एक ने कहा, क्या तुम आज रात मॉल में जाओगी एलन? मैंने पूछा, क्यों? वहां क्या होने वाला है? वहां आज एक मैजिक शो होगा और सैंटा बने लोग गिफ्ट्स और कैंडीज देंगे। ठीक है, मैं अपने अंकल से पूछूंगी। ऐसा कहते हुए मैं बॉल को मारने ही वाली थी कि दूसरे बच्चे ने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मतलबी सैंटा आज ना आए। तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने पूछा। कल मैं अपनी मॉम के साथ मॉल गई थी। वहां एक लंबा सा सैंटा था जो बच्चों को कैंडीज देने से मना कर रहा था। उसने मुझे ये तक कहा कि मुझ जैसी बदसूरत लड़कियों को सैंटा से कैंडीज लेने की हकदार नहीं है। मैं उसकी आंखों में आंसू देख सकती थी जब उसने वो आखिरी बात कही। मुझे ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो उसी सैंटा की बात कर रही थी जिसने मेरे साथ भी बदसलूकी की थी। उस दिन को याद करते हुए मैंने ये सोचा कि आज मैं उस आदमी को सबक जरूर सिखाऊंगी अगर वो मॉल में आया तो। 6 बजे के आसपास मैंने अपने अंकल से पूछा कि अगर मैं मॉल जाकर वो मैजिक शो देख सकती हूँ। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। हम मॉल के लिए निकले और मैं खुश थी कि मेरे सभी दोस्त वहां मिलेंगे। क्रिसमस की शाम वो मॉल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जहां जहां भी हमारी नजर जा रही थी हर तरफ रंग बिरंगी चेन्स, बड़े गुब्बारे, घंटियां और बॉल्स लटकी हुई थी। बच्चों की किलकारियों ने क्रिसमस का मजा और बढ़ा दिया था। हालांकि मैं मॉल में होना बहुत एंजॉय कर रही थी पर मेरी नजरें उस मतलबी सैंटा को ही ढूंढ रही थी। मॉल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टेज लगाया गया था जहां मैजिक शो चल रहा था। मैं इधर उधर उस आदमी को ढूंढने के लिए घूमने लगी और उसे खोजने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस दिन की तरह वो एक कोने में बहुत सारी कैंडी से भरी एक पकड़ लेकर खड़ा था और सिर्फ एक कैंडी दे रहा था, और वो भी सिर्फ छोटे बच्चों को। मैं भी सोच ही रही थी कि इस आदमी के साथ क्या करूं कि मैंने देखा एक बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी थी और उसके बकेट से एक बड़ी हर्शीज बार चुरा रही थी। उस मतलबी सैंटा का पहले उस पर ध्यान नहीं किया, पर फिर उसने देखा कि उसके बकेट की कैंडीज बहुत ही जल्दी खत्म हो रही हैं। पर उसने नजर रखनी शुरू कर दी और जब वो बूढ़ी औरत दोबारा उसकी बकेट से चुराने आई तो मतलबी सैंटा ने उसे धमका दिया। पर उस बूढ़ी औरत ने आदमी की बात पर कोई गौर नहीं किया और जितनी हो सके उतनी कैंडीज निकालने लगी। मैंने देखा कि उस आदमी ने बार बार उसे मना किया पर वो औरत उसकी बात जैसे सुन ही नहीं रही थी। मुझे लगा कि ये सही सबक है ऐसे आदमी को सिखाने का। मेरा मतलब है कि सैंटा बनने का क्या ही फायदा अगर आप बच्चों के साथ अपनी कैंडीज बांटना ही नहीं चाहते। मैं उसे परेशान देखकर बहुत खुश थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पर उसके बाद जो हुआ उसने मॉल में आए हर इंसान को दहशत में डाल दिया। वो बूढ़ी औरत फिर एक बार एक आखिरी चॉकलेट लेने उसके पास गई जब उस आदमी ने स्टेज के पास पड़े 2x4 के एक लकड़ी के बोर्ड को उठाया और बेचारी उस औरत के ऊपर फेंक दिया। इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत कुछ समझ पाती, उस आदमी ने लकड़ी के बोर्ड से बहुत ही बेरहमी से उस औरत को मारना शुरू कर दिया। हर बार मारते हुए वो गुस्से से चिल्ला रहा था, मेरी कैंडीज मत लो, मेरी कैंडीज मत लो। वो इसी तरह करते करते उस औरत को मारता रहा। लगातार मारने की वजह से उस बूढ़ी औरत का सर फट गया और उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया। बहुत खून निकलने लगा। इस हैवानियत को देखते हुए एक दूसरी औरत उसे बचाने के लिए आगे आई और उस आदमी ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बच्चे चिल्लाने लगे और बड़े ये सब देखकर हैरान परेशान रह गए। मॉल के स्टाफ ने जल्द ही 911 पर कॉल कर दिया। 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आए और उस आदमी को उस औरत को मारने से रोकने लगे, पर वो लंबा सा सैंटा इतना गुस्से में था कि कोई उसे संभाल ही नहीं पाया। मैं चश्मदीद गवाह हूं एक ऐसी घटना की जिसमें सैंटा क्लॉज बने एक आदमी ने क्रिसमस की शाम को सैंटा जैसी कोई हरकत नहीं की। पुलिस आई और उसे ले गई। बाद में बड़े होने पर मुझे पता चला कि उसका नाम एल्किन डॉनी क्लार्क था। इस घटना के समय उसकी उम्र 49 साल थी। वो औरत जिसे उसने मारा वो 89 साल की थी और उसका नाम एनी रुथ निल्सन था। उन्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। जब दूसरी औरत आयशा एल्ब्रेटॉन ने क्लार्क को रोकने की कोशिश की
तो उसे भी उसने लकड़ी के बोर्ड से मारने की धमकी दी। क्लार्क के अरेस्ट होने से पहले उसे सैंटा की हैट और रेड शर्ट उतार दी ताकि सबूत मिट सके। क्लार्क ने पुलिस को बताया कि उस बूढ़ी औरत ने उससे 29 चॉकलेट्स के डब्बे चुराए थे जो कि $145 के थे, पर इस बात की गवाही देने कोई सामने नहीं आया। क्लार्क पर 2 हमलों के गंभीर आरोप लगाए गए। बहुत से क्रिसमस आएंगे और जाएंगे, पर यह याद हमेशा मेरे साथ रहेगी।